नमस्कार बच्चों, वेलकम टू जीआरएम एकेडमी। ओके, सो जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जूनियर स्टोर कीपर और जूनियर परचेज असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका आई थिंक 21 या 22 से उसका फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। तो इसके बेस पर हम लोग कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में जो एक सेक्शन होता है, जो कि पहले सिर्फ 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, अब इसका लेवल भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी न्यू पैटर्न के हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब आपके 60 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाएंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा, अभी जो मेन फोकस होगा, इस सेक्शन पे पूरा डीप इन्वेस्टिगेशन करना कि ये किन किन टॉपिक से पूछा गया है, क्या क्या टॉपिक से आपको कवर करना है, और आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें थ्योरी भी पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, और आपका उसके बेस पर एमसीक्यू भी बताएंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस होगा, पहले ये तो जाने कि आखिर ये कहां से पूछा जा रहा है, इसका क्या लेवल है जो आज तक पूछा गया था। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा सकता हूं। देखो, ये है आपका पिछला जो आपको पेपर आपको पूछा गया था, जिसमें आपको पूरे सेक्शन आपके एक साथ है। ठीक है, जिनका साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी था, और जो बीकॉम किए हैं, जो कॉमर्स के हैं, उनके लिए अलग से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। बट अब नए पैटर्न के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 60, वो हो गया चेंज। तो अब जब ये नया पैटर्न के हिसाब से हो गया है, तो ऑब्वियस ही बात है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा है तो लेवल भी बढ़ेगा। तो हमारा जो पूरा फोकस ये होगा कि मैं आपके साथ, हम लोग मिलकर इस टॉपिक पे आज पूरा रिसर्च होगा, और रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, हम ये डिसाइड करेंगे कि अब किस डायरेक्शन में आपको और मेरे को मिलकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयरली, जो प्रीवियस में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन वाइज। सो पहला जो क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो ये था कि फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन विद इंक्रीज, मतलब अगर आपका फ्रेश कैपिटल बिजनेस में लगाया जा रहा है तो उसके कारण से क्या इंक्रीज करेगा। सर, इंक्रीज करेगा मतलब ये कुछ कॉन्सेप्ट तो इसमें होगा ही होगा। तो याद करो, आपने 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, आपने 11th में एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, वो अगर आपको याद होगा तो वो था क्या, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, याद होगा। उसके हिसाब से उसमें क्या था सर, एक स्टेटमेंट थी, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते थे, हम लोग कहते ही थे। अब उसके हिसाब से कह रहा है कि सर, अगर फ्रेश कैपिटल आएगा बिजनेस में, कैपिटल आ रहा है मतलब ओनर क्या लेके आ रहा है सर, वो कैश लेके आ रहा है। ठीक है, वो कैश भी ला सकता है एज अ कैपिटल, मशीन भी ला सकता है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, हम मान लेते हैं कि वो यहां कैश लेके आ रहा है, सपोज 1 लाख का, सपोज 1 लाख का वो कैश लेके आ रहा है। और आपने डुअल एक्सपेक्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने ये पढ़ा होगा कि हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे, मतलब इसका असेट किसके बराबर होना चाहिए सर, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है सर, कैश तो आ गया सर, अब कैश आएगा तो हमारा बढ़ेगा क्या सर, कैपिटल। कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ कैप, जो कैपिटल हमारा क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। मतलब ये वो पैसा है जो कौन लगा रहा है सर, ओनर लगा रहा है, जिसके कारण आपका कैपिटल क्या बढ़ेगा, आपका इंक्रीज करेगा। अच्छा, कैपिटल को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल को हम लोग इक्विटी भी कहते हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आपने, और क्योंकि ये आपका जो अकाउंटिंग है, ये सारे जो पूछे जाएंगे इस सब प्रिंसिपल के बेस पर ही है। तो सर, क्या कैपिटल जो मालिक बिजनेस में लगाता है, जो ओनर बिजनेस में लगाता है, क्या वो लायबिलिटी माना जाता है? यस,
वो भी एक लायबिलिटी है। ओनर भले अपने ही बिजनेस में लगा रहा है, बट वो भी एक लायबिलिटी मानी जाती है, और उस लायबिलिटी को कहते हैं इंटरनल। बेसिकली जो ओनर लगा रहा है, सर अब ये ओनर अपने ही बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी कैसे हो गया? बेटा आपने एक और प्रिंसिपल पढ़ा होगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या कहता है कि सर बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों क्या है? सर दोनों अलग हैं। ये याद होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा है हम लोग ने। तो उसी प्रिंसिपल के हिसाब से ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, भले वो कैपिटल है, बट वो एक प्रकार से लायबिलिटी है बस। ये बट ये लायबिलिटी कौन सी हो गई? इंटरनल। और जो बाहर से लायबिलिटी आ रही है वो हो गई एक्सटर्नल। ठीक, अब बेसिकली ये क्या कहता है कि कैश आ रहा है, असेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैश बिजनेस के लिए क्या है? अब उस कैश को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म। लेकिन वही कैश किस फॉर्म में आ रही है? सर वो कैश कैपिटल के फॉर्म, मतलब हमारा और क्या बढ़ेगा? सर हमारी कैपिटल भी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। और कैपिटल को ही क्या बोलते हैं? सर इक्विटी। लायबिलिटी मान लेते हैं, इसमें क्या है? जीरो, कुछ नहीं बढ़ रहा, एक्चुअली बाहर से पैसा तो नहीं आ रहा ना। तो अब यहां पर इंक्रीज क्या हो रहा है? सर असेट इंक्रीज हो रहा है। और क्या इंक्रीज हो रहा है? सर इक्विटी क्या हो रही है? वो हमारी इंक्रीज हो रही है। समझ में आया? तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बना वो असेट लायबिलिटी नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। याद रखना, हम जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें बाकी का ऑप्शन भी देखेंगे, क्या वो हो सकता है? सर ऑप्शन बी कहता है असेट एंड इक्विटी। हाँ, असेट एंड इक्विटी ऑप्शन था, तो बेसिकली ये आंसर क्या होगा? बी, लायबिलिटी एंड इक्विटी। लायबिलिटी बढ़ेगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। कैपिटल भाई दोनों से बढ़ना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सो वी आर नॉट गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्काउंट अलाउड इज अ काइंड ऑफ डिडक्शन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है, बेसिकली वो सोचने पहले ये है क्या। तो डिस्काउंट अलाउड होता क्या है? तो अगर आप ध्यान दोगे, डिस्काउंट अलाउड और एक और होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। दो कॉन्सेप्ट होते हैं। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो मतलब डिस्काउंट किसी को दे रहे हो, है ना? तो आप किसी को डिस्काउंट दोगे मतलब सर ये तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। भाई मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं मतलब एक तरीके से मेरे सॉरी, एक तरीके से मेरे को पैसा मिलने वाला नहीं है, तो ये क्या हो गया? सर ये एक्सपेंस हो गया। लेकिन सर ये कब मिलता है? सपोज कहीं से 1000 रुपए मिलने वाला है, 100 रुपए मैंने उसको डिस्काउंट दिया, मतलब 1000 आपको रिसीव होने वाला है, मतलब रिसीवेबल है, मतलब रिसीवेबल है। और आपने 100 रुपीज का आपने उसको दिया, क्या है? डिस्काउंट आपने दिया है। मतलब बेसिकली अब आपको कितने का मिल रहा है? 900 ही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 100 रुपीज क्या हो गया हमारे लिए? 100 रुपीज हमारे लिए हो गया एक्सपेंस। याद रखना। लेकिन ये एक्सपेंस कब एप्लीकेबल हो रहा है? सर जब आपका क्या हो? रिसीवेबल हो। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। मतलब जब आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है, उस टाइम जो आप डिस्काउंट दे रहे हो वो आपका बेसिकली क्या होता है? एक्सपेंस। ठीक, ओके। तो सर डिस्काउंट रिसीव मतलब कहीं से डिस्काउंट मिल रहा है। सपोज डिस्काउंट मिल रहा है मतलब मैं किसी को पहले तो कैश दे रहा हूं तभी तो सपोज मैं 2000 किसी को पे कर रहा हूं, मतलब ये हो गया पेबल। तो अगर मैं किसी को पे कर रहा हूं और सपोज 10% का डिस्काउंट है तो 200 हो गया। तो बेसिकली अब मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास अब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, मतलब मेरे को मिला, मतलब अब मैं कितना पैसा उसको पे करूंगा? सर मेरा पेबल हो जाएगा 1800। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या?
जब अकाउंट पेएबल होगा तो डिस्काउंट रिसीव होगा, और जब अकाउंट रिसीवेबल होगा तो डिस्काउंट अलाउड होता है। मतलब पैसा अगर कहीं से मिल रहा है तो हम डिस्काउंट देंगे, और पैसा कहीं हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे। तो बेसिकली डिस्काउंट अलाउ किसमें से डिडक्शन मिल रहा है? सर रिसीवेबल में से। क्या ऑप्शन में है? पेबल नहीं सर, ये तो रिसीव में होता है। ये किसमें होता है? डिस्काउंट रिसीव में होता है। अकाउंट रिसीवेबल, हाँ सर रिसीवेबल में से क्या होता है? ये लेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रहा है? ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ जर्नल इज, ठीक है, अदर नेम ऑफ जर्नल। जर्नल क्या होता है? अच्छा अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, क्लास 11th में एक आपने पढ़ा होगा, एक अकाउंटिंग साइकिल होती है, अकाउंटिंग साइकिल। उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि पहले आप आइडेंटिफाई करते हो। क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो। क्या आइडेंटिफाई करते हो? बेसिकली तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और अगर वो है तो क्या वो एक्चुअल में बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, क्या उसके पीछे उनका कोई प्रूफ है। तो वो प्रूफ कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ वाउचर, है ना? किसकी हेल्प से? वाउचर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो यही हो गई। अब जब आपको वाउचर मिल गया तो पहली बात है तो उसको आप रिकॉर्ड करते हो। आप क्या करते हो? उसको रिकॉर्ड करते हो। बोले तो क्या बोलेंगे इसको? रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग कहां रिकॉर्ड करते हैं? तो याद रखना, इसको रिकॉर्ड करते हैं क्या? जर्नल में। ठीक, कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, या सब्सिडरी बुक। क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पे फर्स्ट टाइम चीजें क्या करती हैं? रिकॉर्ड होती है डे वाइज, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब डेट वाइज चीजें क्या करते हो? आप रिकॉर्ड करते हो। डे वाइज मतलब मैंने कहा ना, डे वाइज मतलब जर्नल में चीजें क्या हो रही हैं? डे वाइज रिकॉर्ड हो रही हैं। तो क्या द अदर नेम ऑफ जर्नल इज, तो लेजर नहीं। लेजर बनता कब है? जब आप जर्नल बना लेते हो तो उसके बाद करते हो क्लासीफाई। क्या करते हो? क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई मतलब उसको अलग अलग सेपरेट करना। किसकी हेल्प से? सर यहां तो जर्नल बना दिया, सर यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा लेजर। क्या बोलते हैं इसको? लेजर। ओके, अब जो क्लासीफाई किया मतलब सर यहां पर क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग से क्लासीफाई कर रहे हैं। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कहते हैं पोस्टिंग। मतलब रिकॉर्डिंग से आप जब जर्नल से लेजर में चीजों को रिकॉर्ड करते हो उसको कहते हैं पोस्ट करते हो, उसको कहते हैं पोस्टिंग। ओके, तो अब बेसिकली क्या जर्नल का दूसरा नाम लेजर होगा? नहीं सर, ये तो क्लासीफाई होता है। सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सर क्या टी शेप का होता है? जर्नल नहीं है, जर्नल टी शेप टी अकाउंट नहीं होता है। टी अकाउंट क्या होता है? सर टी अकाउंट तो लेजर होता है। जो लेजर होता है ये क्या होता है? टी शेप का होता है। डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड। तो ये ऑप्शन में नहीं है। सर डे बुक होता है क्या? हाँ सर, अभी तो बताया था मैंने, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डे वाइज ये रिकॉर्ड होता है, इसीलिए इसको जर्नल को और क्या बोल सकते हैं? सर डे बुक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर शुड बी डेबिटेड। मतलब हमने कस्टमर को सेल किया और कस्टमर ने हमको रिटर्न कर दिया,
सिंपल है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। मतलब सपोज मैंने सेल्स कस्टमर को किया, ठीक है, मैं हूं वेंडर जहां चीजों को रिकॉर्ड करना है, मैंने कस्टमर को सेल किया सपोज 1 लाख का, तो उसमें से सपोज 5000 का गुड्स क्या था, डैमेज था, तो जो मैंने सेल किया वो क्या आ गया, कस्टमर ने मेरे को रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये तो सेल्स था, तो कस्टमर हमको देगा तो हमारे लिए हो जाएगा सेल्स रिटर्न। और क्योंकि सेल किया मतलब बाहर गया, अब रिटर्न कर रहा है मतलब वापस आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, है ना। सेल्स रिटर्न को और क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो बेसिकली सेल्स रिटर्न बोलो चाहे इनवर्ड बोलो, इस अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा। देखते हैं, तो गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर अगर रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है सर, गुड्स को। तो अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर रिटर्न करेगा तो हमारे लिए ये एक तरीके से लॉस है, एक्सपेंस है भाई, पहले 1 लाख रुपए मिलता, अब 5000 कम मिलेगा। तो आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, ठीक है, उस ट्रिक से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, एक साथ सीखोगे, ठीक है, और मजेदार भी आएगा। ये जो ट्रिक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, ये मान लेते हैं, ये एक्चुअली मॉडर्न अकाउंटिंग के हिसाब से हमें 5 अकाउंट हमको बनाने पड़ते हैं, ठीक है, आपने पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें एक ट्रिक बनाया उससे मैंने अपेंड, और यहां बनाया लसिक। अपेंड बोले तो डेबिट, लसिक बोले तो क्रेडिट, सिंपल है। A for asset, P for purchases। ये परचेजेस किस में यूज हो रहा है, जब आप कोई गुड्स को परचेज कर रहे हैं, याद रखना, जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो उसको क्या मानते हैं, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट में लिखा जाता है, ओके। तो ओके, और सेल किया तो सेल्स, A for asset, L for liabilities, E for expense, I for income, D for drawing, C for capital। बेसिकली यही तो है। अब हमने क्या किया, मॉडर्न अकाउंटिंग को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब अब देखो, रूल देखो, अगर आपका ये असेट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो वो कहां रिकॉर्ड कर दोगे सर, डेबिट साइड। परचेज बढ़ेगा सर, डेबिट साइड। एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट साइड। ड्रॉइंग बढ़ेगा सर, डेबिट साइड। आसान है सर। वैसे ही लायबिलिटी बढ़ेगी सर, क्रेडिट साइड। सेल्स बढ़ेगा सर, क्रेडिट साइड। इनकम बढ़ेगा सर, क्रेडिट साइड। कैपिटल बढ़ेगा सर, क्रेडिट साइड। बहुत आसान है। बोले तो अपेंड और लसिक, सिंपल है। मतलब अगर ये चीजें अगर बढ़ेंगी तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। और उसका ठीक रिवर्स, अगर ये डिक्रीज करेगा सर, इसका रिवर्स कर दीजिए, मतलब अगर डिक्रीज करेगा तो सर क्रेडिट। और सर ये अगर इंक्रीज कर रहा था, ये बढ़ रहा था, तो कहां लिखे थे सर, क्रेडिट साइड। अब सर अगर ये डिक्रीज करेगा तो कहां लिख देंगे सर, डेबिट साइड। सिंपल है। ये एक बेसिक मॉडर्न अकाउंटिंग रूल है, जिसके बेस पर हम लोग आगे के जो भी क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बहुत बताऊंगा अभी, और बहुत मजा आने वाला है जब मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब ये कहता है,
ये कहता है कि आपने जो सामान कस्टमर को सेल किया वो कस्टमर ने आपको वापस कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सर जो सेल्स किया वो वापस, मतलब सेल्स रिटर्न मेरे लिए क्या हो गया? लॉस। और लॉस या एक्सपेंस कहां आता है? कहां आता है सर? डेबिट साइड। इसका मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सिंपल है। और पूछा भी क्या था कि किसमें डेबिट होना है? ठीक है, डेबिट होना है। कौन रिटर्न कर रहा है? कस्टमर रिटर्न कर रहा है, सिंपल है। ओके, अब तुम देखो, सो डेबिट में क्या रहा है? डेबिट में क्या रहा है? सो सेल्स रिटर्न आ रहा है। तो देखो, सेल्स इनकम अकाउंट नहीं, सेल्स अकाउंट नहीं, रिटर्न इनवर्ड क्या बताया था मैंने इसको, और क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा? सर आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके बेटा, जब मैं इसकी थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा ना तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप अपना कमेंट बॉक्स में नोट करो, उसको सेंड करो, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में, थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो, which of the following will be debited if a business purchase goods on credit? सर वही वाला रूल रखते हैं हम लोग कि अगर हम गुड्स को क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं, याद रखना गुड्स को, तो डेबिट में क्या आता है? सर परचेजेस, हमें बताया था गुड्स परचेज करेंगे तो वो कहां आएगा? डेबिट साइड। देख लो पिछले क्वेश्चन में ही था, परचेज कहां आता है? सर डेबिट साइड। ठीक है, अब आप किससे परचेज कर रहे हो? किसी पर्सन से, मतलब अब आप कहीं ना कहीं आप क्रेडिट पे ले रहे हो, मतलब आपके लिए क्या होगी? लायबिलिटी। और लायबिलिटी अगर बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो कहां लिखते हैं? सर क्रेडिट साइड। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये क्लास में आपको जनरल एंट्री बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बस आप नीचे जाके लिख दो कि आपको जनरल एंट्रीज पढ़नी है। मैं जनरल एंट्रीज का एकदम डीप कॉन्सेप्ट, बहुत ही मजेदार, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, दोनों के बेस पर आपको जनरल एंट्री पढ़ा दूंगा, बहुत मजे से याद हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली इसमें आपसे यही डेबिट क्रेडिट ही पूछ रहा है। हाँ, लेवल लेके नेक्स्ट में इसका बढ़ेगा। ओके, सो प्लीज, तो अब पूछा क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो अब आप ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड। तो डेबिट में क्या आएगा बेटा? डेबिट में क्या आ रहा है? सर डेबिट में आ रहा है परचेजेस। परचेजेस के ऑप्शन में है सर कैश नहीं है, डेटर नहीं है, ये तो क्रेडिट में आया है। तो सर डेबिट में क्या आ रहा है? सर परचेजेस, मेरा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following account will be debited if business owner withdraw cash from business for personal use? देखिए अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी बिजनेस ओनर कैश अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो पर्सनल यूज का क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं ड्रॉइंग। और अगर आपको मैंने याद करो, पिछले बताया था कि ड्रॉइंग बेसिकली कहां लिखते हैं इसको? ड्रॉइंग कहां आता है? सर डेबिट साइड। ठीक, तो अब आप देखो तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड, यही हो रहा है। और बिजनेस से क्या निकाल रहे हो? सर कैश निकाल रहे हैं, मतलब कैश असेट होता है, और असेट कम हो रहा है। सर आपने बताया था कि असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट है, असेट घटेगा तो सर क्रेडिट होता है। समझ में आ रहा है? सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक, अब बेसिकली पूछता है सर कौन सा अकाउंट क्या होगा? सर डेबिट होगा। तो डेबिट में क्या आ रहा है? सर ड्रॉइंग अकाउंट। पहला ऑप्शन है हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन इज। अगर पूछता सर इस एंट्री में क्रेडिट में क्या होगा? सर क्रेडिट में क्या होगा? सर कैश अकाउंट। ऑप्शन वो भी था, इससे डाउट क्रिएट हो सकता है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कैरिंग ऑन रियल एस्टेट। अब देखो ध्यान से समझना कैसे इसने गेम खेला। रोहित का बिजनेस क्या है? रोहित का बिजनेस है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है? बिल्डिंगे वो बनाना उसका काम है। बिल्डिंग बनाएंगे और फिर बिल्डिंग को सेल कर देंगे, यही हमारा काम है बेसिकली। ठीक, अब क्या कहता है? रोहित कैरिंग ऑन रियल एस्टेट बिजनेस सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड। वो रियल एस्टेट का बिजनेस था, उसने एक जमीन को सेल कर दिया और वो उसकी कॉस्ट थी 3 करोड़ 50 लाख, उसको उसने बेचा है 4 करोड़ में बेचा है। ठीक, then the type of receipt is nature and profit on sale। अब देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर बेसिस, एक होता है इंसिडेंटल, अचानक से। अगर मेरा रेगुलर बिजनेस का कोई काम से, मान लो मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं, मेरा रेगुलर काम है, उसके थ्रू कोई भी पैसा आ रहा है, वो क्या होगा? रेकरिंग नेचर का होता है। क्या? रेकरिंग नेचर का। लेकिन पुराना मेरा काम नहीं है, पुराना फर्नीचर रखा था वो मैंने बेच दिया, अब फर्नीचर रखना तो मेरा काम नहीं है ना। समझ में आ रहा है? सपोज मैं आपको अपने ऐप पर, मान लीजिए आने वाले दिन में, मान लीजिए आपने डिमांड किया और मैंने क्लास लिया, फिर आप कुछ ना कुछ कैश तो दोगे, वो मेरा काम हो गया ना। अब मैं काम के थ्रू अगर पढ़ा रहा हूं, वो मेरा रेगुलर नेचर का पैसा है, वो मेरा क्या हो गया? वो मेरा जो रेकरिंग नेचर का हो गया, उसको कहते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक, जो रेकरिंग नेचर का हो गया। और जो अचानक से कोई मेरे को गेन हो जाए, जो मेरा पिछला, मेरे पास कुछ फर्नीचर रखा था, अब फर्नीचर खरीदना और बेचना तो मेरा काम नहीं है ना, वो रेकरिंग नेचर का काम नहीं है। वो पुराना असेट रखा था 50,000 का, मैं उसकी मान लेता हूं आज की डेट में वैल्यू है, उसको मैंने 60,000 बेच दिया, तो 10,000 का प्रॉफिट एक ही बार होगा ना, हर बार तो होगा नहीं। तो वो क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। इसका एक थ्योरी की क्लास में लूंगा, बहुत शानदार, बहुत मजेदार, तब आपको समझ में आएगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अभी के लिए आप रख लो, ये रेकरिंग नेचर का होता है। जो आपके रेगुलर बिजनेस से पैसा आता है वो क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक, अब ये कहता है कि भाई रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेरा काम है जमीन को खरीदना, जमीन को बेचना, मतलब ये रेगुलर नेचर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब जहां भी कैपिटल आएगा वो आंसर तो नहीं होगा। हमको मतलब किससे है? रेवेन्यू से। सर रेवेन्यू है, हाँ सर रेवेन्यू दिखा, पहले ऑप्शन में दिख गया। और सर रेवेन्यू है मतलब मेरा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहां भेजोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजोगे। सर पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन होना चाहिए। सर कैपिटल लाना, सर ये नहीं, ये तो होता अगर ये रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं होता तो। मान लीजिए कोई ग्रोसरी शॉप होती है, उसका काम तो जमीन खरीदना बेचना तो नहीं है ना। अब ग्रोसरी शॉप है, उसका काम तो गुड्स को बेचना है, वो पुरानी जमीन को बेच दिया, अब काम तो है नहीं, तब वो क्या होता? कैपिटल नेचर का होता। सर ये आंसर भी नहीं आएगा, सर कैपिटल नहीं, ये गलत है। ठीक है, और जनरल रेवेन्यू तो लिखा है, लेकिन ये कह रहा है जनरल रिजर्व नहीं। सर जनरल रिजर्व में थोड़ी जाएगा, ये तो हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी नाइस। नेक्स्ट, in order to find out the value of closing stock during the end of the financial year, we, अगर आप एंड में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को जानना चाहते हैं तो बेसिकली क्या है, इसका एक मेथड होता है, 3 क्लासेस में पढ़ाऊंगा, बट यहां पे वो फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, बट अभी के लिए ये ऑप्शन इसमें है नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि यहां देख लो कि अगर आपको ये निकालना भी होगा और इनको अगर 0 मान भी लो, इनको 0 मान भी लो, तो ये कहेगा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक अगर यहां जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक माइनस COGS होगा, है ना। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब ओपनिंग स्टॉक में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जा रहा है। तो अब देख लो, अभी बताता हूं,
डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स, नहीं सर, इससे तो हम मेरे को मिलता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। फिर कहता है कि ओपनिंग डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं सर, उल्टा हो गया, ये आंसर भी नहीं होगा। अब क्या कहता है कि लुक इनटू स्टॉक अकाउंट, नहीं सर, इससे भी नहीं होगा। सर ये कहते हैं स्टॉक टेकिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक टेकिंग। बेसिकली क्या होता है, ये यही एक मेथड होता है, चेक करना, काउंट करना कि आज के डेट में कितना स्टॉक आपके में अवेलेबल है, एक मेथड है, ठीक है। 3 क्लासेस में इस पर डीप में पढ़ा दूंगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब सेल्स इनवॉइस आर फर्स्ट एंटर्ड इन, मतलब बेसिकली क्या क्या बोलता है कि अगर आपने गुड्स को सेल किया, ठीक है, गुड्स को सेल किया, आप गुड्स को बेच रहे हो, तो सबसे पहले वो कहां रिकॉर्ड होगा, याद करो सब्सिडरी बुक मैंने पढ़ाया था, है ना, तो या तो जर्नल में आएगा जिसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, या आपने याद होगा वो किस में जाता है, सेल्स, आपकी सेल्स अकाउंट की जो सब्सिडरी बुक होती है वहां जाएगा, ठीक है। अब देखो कैश बुक में आएगा, नहीं सर, कैश बुक में सबसे पहले थोड़ी जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट में आएगा, परचेज जर्नल में, नहीं सर, परचेज में नहीं आएगा। सेल्स जर्नल में आएगा, आप देख लो सेल्स जर्नल का सर, और सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में याद करो कब आता है, सेल्स अकाउंट तब बनाया जाता है कि जब आप एक तरीके से आप क्या कर लेते हो, क्लासिफाई कर लेते हो, लेजर बना लेते हो, ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो बेसिकली वो किस में जाएगा सर, सेल्स जर्नल में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ ट्रायल बैलेंस totals do not agree, the difference must be entered in, अगर ट्रायल बैलेंस के, जैसे कि इसके दो मेथड होते हैं, है ना, दो मेथड होते हैं, बेसिकली क्या होता है, एक टोटलिंग मेथड होता है ट्रायल्स बनाने का, जो कि क्लासिफाइंग के बाद आता है ना। अब इसको भी डीप पे पढ़ना पड़ेगा, याद करो अभी शुरुआत पढ़ाया था आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या था, रिकॉर्डिंग था, रिकॉर्डिंग के बाद क्या पढ़ाया था, क्लासिफाई पढ़ाया था। अब उसके बाद ही क्या होता है, समराइजिंग, समराइजिंग, जिसके अंदर आप क्या बनाते हो सर, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और इसमें क्या चेक करते हो, इसमें ये चेक करते हो कि क्या कोई एरर तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है, टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, ये आप क्या बनाते हो, उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ओके। तो बेसिकली ये कहना चाहता है, इसको निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है टोटलिंग मेथड, एक होता है क्या, बैलेंसिंग मेथड, ठीक। अच्छा, अब ये कहता है कि इफ अ ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री, मतलब ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो ये कहता है कि लास्ट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आना चाहिए सर, इक्वल आना चाहिए। सर अगर मान लीजिए इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 10,000 और ये आ रहा है 9,000, सर 1,000 का डिफरेंस किस नाम से जाएगा, सर ये डिफरेंस किस नाम से जाता है, सर सस्पेंस अकाउंट के नाम, क्या जाता है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो क्या ऑप्शन में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं सर, ये ऑप्शन नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट नहीं, क्या ऑप्शन नंबर डी, सस्पेंस अकाउंट। Come to next question. The long-term asset that have no physical existence, मतलब एक ऐसा फिक्स्ड असेट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है बट असेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल, जैसे जैसे गुडविल, जैसे कॉपीराइट, ओके, ये सब क्या है, इंटेंजिबल असेट है। ऑप्शन में है सर नहीं, फिर असेट नहीं, क्या है इंटेंजिबल, ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर द डेब्ट रेशियो। अब देखो, अब जितना डेब्ट, अगर रेशियो का फॉर्मूला, डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, डेब्ट अपॉन
इक्विटी, ठीक है। अब बेसिकली मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि डेब्ट हमारा था 2 लाख और ये हमारा है 1 लाख। मान लेते हैं कि जो लोन मैंने लिया है वो कितने लाख का, 2 लाख का मेरे ऊपर है। डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, याद रखना। क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और इक्विटी का मैंने बताया था कैपिटल। मतलब हमने बाहर से मांग कर लिया है 2 लाख और खुद का पैसा लगाया 1 लाख। अब ये कहता है कि अगर ये कम हो जाए, मतलब मान लेते हैं कि इसमें से 1 लाख माइनस कर दो, मतलब लोन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो पहले इनका रेशियो था 2:1, अब इनका रेशियो हो गया 1:1। कम हुआ है ना, मतलब मेरे ऊपर लोन क्या हो गया? कम हो गया। जितना लोन मेरे पे कम होगा उतना इन्वेस्टर मेरे ऊपर विश्वास क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। ओके, तो मेरा प्रोटेक्शन क्या कम हो जाएगा? नहीं सर, हायर द प्रोटेक्शन टू द क्रेडिटर। ऑब्वियस है कि भाई मेरे ऊपर लोन कम हो रहा है, खुद का पैसा ज्यादा है, तो उनका मेरे पे विश्वास क्या होगा? वो अपने आप को और प्रोटेक्ट समझेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है कि हमने सपोज अगर कहीं पे 1 लाख लगाया, इन्वेस्ट किया, आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, तो मेरे को कितना पैसा रिटर्न मिलेगा? मान लेते हैं कि मेरे को 10% मिलेगा, तो इसका 10% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को 10% मिला, कितना? मेरे को सर 10% मिल गया कितना सर? 10,000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने कैसे निकाला? जितना पैसा लगाया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। अब कहता है कि इसका फॉर्मूला क्या मानेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल नहीं सर, ये फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। मैं पढ़ाऊंगा पूरा आपको थ्योरी, ठीक है। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग से पूछा गया है आपका। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स अपॉन फिक्स्ड असेट रेशियो। अच्छा, नेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला कहां से है? एनपी रेशियो, ठीक। अब नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट इनटू 100। अब देख लो, अगर मैं मान लेते हैं इसको नेट प्रॉफिट मान लेते हैं, और इसको जो पैसा आपने लगाया है, तो जो पैसा लगाएंगे वो असेट के बराबर ही होगा, क्योंकि असेट इज इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस सी। भाई जो पैसा बाहर से मांग के लगाया और जो पैसा खुद से लगाया, वही तो पैसा लगाओगे, इसी को तो बोलेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? असेट के बराबर होता है, ठीक है सर। सो अब मेरा फॉर्मूला, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग इसमें करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग इसमें करते हैं, तो जरा सा ध्यान से देखो। अब इसको अगर मान लेते हैं आपको रेट पता नहीं है, रेट नहीं पता है, तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर ये यही रहेगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा सर? 1 लाख। मतलब 10,000 क्या था सर? नेट प्रॉफिट। 1 लाख क्या था सर? टोटल असेट इनटू 100। अभी समझ में आ रहा है? तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया? रेट रेशियो फॉर्मूला क्या हो गया सर? नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। याद तो अभी पढ़ाया था, सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल में हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या आया था सर? रिकॉर्डिंग, ठीक। इसके बाद क्या आया था सर? क्लासिफाइंग। इसके बाद क्या आया था सर? समराइजिंग। एक सेकेंड, समराइजिंग, ठीक। समराइजिंग में क्या होता है सर? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग, है ना? क्या बात है?
सर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, और फिर इसका एनालिसिस करते हैं, बोले तो इंटरप्रिटेशन। भाई जो भी हमारा आज की हमारी परफॉर्मेंस है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, जो कि आज की हमारी पोजीशन है, जो कि बैलेंस शीट बताएगा, अब इसका क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे मैनेजरियल अकाउंटिंग के बेस पर, और फिर हम बाहर को बताएंगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, और फिर से ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बना एक तरीके से? IRC और SIC, SIC, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये पूरी पूरी साइकिल है। तो सबसे पहले क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। तो सर क्या ऑप्शन हमें है? पहला ऑप्शन ही गलत। सर रिकॉर्डिंग आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन लास्ट में आ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत। सर आइडेंटिफिकेशन तो पहले आ गया, ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन इसके बाद सर रिकॉर्डिंग आना चाहिए था, मतलब ये भी गलत। आइडेंटिफिकेशन आ गया, हाँ सर ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आ गया, हाँ सर ठीक है। फिर क्या आ रहा है? इसके बाद ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, फिर क्या आ गया? कम्युनिकेशन। सही है सर, मतलब मेरा ऑप्शन क्या है? डी। ओके बेटा, यही चीज मैं आपको थ्योरी क्लासेस में बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। बस अगर आपकी जो भी डिमांड है, कमेंट बॉक्स में जाओ और अभी लिखो कि सर इन टॉपिक पर या जो जो आपको पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर टॉपिक पर अच्छे से थ्योरी क्लास के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, IRC SIC पढ़ा ना आपने अभी पिछला अकाउंटिंग साइकिल। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और जहां ये एंड होगा वहीं से क्या स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग। ये पढ़ा होगा आपने, है ना? यही से स्टार्ट होगा अकाउंटिंग। IRC SIC, S for summarizing, I for interpretation, C for communication, ठीक है? सो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब कहता है कि बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? ये अकाउंटिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट है? एनालिसिस का पार्ट है? नहीं, एनालिसिस तो यहां होता है। याद रखना, ये एनालिटिकल, मतलब यहां पर एनालिसिस किया जाता है। ये क्लरिकल होता है। क्लरिकल बोले तो जहां चीजें रिकॉर्ड होती हैं बस, तो एनालिसिस तो नहीं होगा। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं सर वो तो यहां बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हाँ सर रिकॉर्डिंग कहां आता है? बुक कीपिंग में आता है सर, ये हो सकता है। ऑडिटिंग ऑफ द बुक्स, नहीं सर वो भी इसके बाद होगा। सो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डैश इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब क्या है? जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली वो कहां जाएगा? सर उनको आप क्या मानते हो? उनको क्या मानते हैं सर? आप इनकम मानते हैं, ठीक है? तो आंसर कॉन्सेप्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी। इसमें से किसको लायबिलिटी मानेंगे? सर ये तो असेट होता है, तो ये तो होगा नहीं। इक्विपमेंट ये भी असेट होता है, डेटर ये भी असेट होता है। तो बेसिकली आपकी लायबिलिटी क्या है? क्रेडिटर, किनसे? जिससे आपने पैसा उधार लिया है, ठीक है? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द असेट ऑफ द असेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से पता लगाना है कौन सा इसमें असेट है। तो सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है। तो जो हमारा है सर ये लायबिलिटी है, पेबल भी लायबिलिटी है, बैंक लोन भी लायबिलिटी है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं सर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है। जर्नल एंट्रीज में हम लोग पढ़ेंगे इसको। कहता है आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? सर ये मशीन तो कौन सा होता है? रियल अकाउंट।
बिल्डिंग भी क्या होता है? रियल अकाउंट। क्रेडिटर्स क्या होता है सर? पर्सनल अकाउंट। तो आपका नॉमिनल में आते हैं सिर्फ एक्सपेंसेस आते हैं, तो रेंट एक्सपेंस क्या आ जाएगा सर? ये है नॉमिनल अकाउंट। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी। गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट मतलब जो आपके लिए असेट है, फिक्स्ड असेट, बोले तो टेंजिबल और इनटेंजिबल, इस पे फोकस करना। एक्सपेंस मतलब ये तो सर हो गया नॉमिनल हो गया, तो ये तो नहीं होगा। रेंट इनकम सर फिर से इनकम एक्सपेंस, याद रखना नॉमिनल में क्या आता है? एक्सपेंस एंड इनकम। गोल्डन रूल क्या पढ़ा आपने? डेबिट आर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट आर ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। तो सर ये भी नहीं होगा, ये आपके लिए नॉमिनल है। एक्सपेंस फिर से आ गया, सर ये भी नॉमिनल है। सर कैश अकाउंट क्या होता है? सर रियल, ये आपके लिए असेट होता है। नेक्स्ट, अब इसमें करना है आपको ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वही आपको याद रखना है जो मैंने आपको पढ़ाया था अपेट लसिक, वो याद रखोगे, याद करो, बताया था ना अपेट लसिक बोले तो डेबिट क्रेडिट। बस इसको पढ़ लो, बहुत आसान है। देखो कैसे होगा, याद करो असेट बढ़ा था, असेट बढ़ा तो डेबिट, परचेज बढ़ा, याद है ना, अपेट बढ़ा था, अपेट बढ़ा तो कहां लिखना है सर? डेबिट साइड। अपेट घटा तो उसका ठीक उल्टा बोले तो क्रेडिट। वैसे ही लसिक लायबिलिटी इंक्रीज, मतलब ये सब अगर इंक्रीज करेंगे तो कहां शो करेंगे सर? क्रेडिट साइड। ये बढ़ा तो क्रेडिट और ये घटा तो डेबिट। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे देखिएगा, इंक्रीज इन असेट आर डेबिट, असेट बढ़ रहा है सर डेबिट में, हाँ ठीक है। डिक्रीज आर क्रेडिट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका असेट घटेगा तो इसका ठीक उल्टा, अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हाँ सर ये सही है, यही तो पढ़ा था आपने मॉडर्न मेथड में। असेट बढ़ रहा है तो डेबिट है, असेट घटेगा तो ठीक इसका उल्टा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन पहला ही क्या हो गया? सही हो गया। अब जैसे देखते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, है ना। तो अब देखो, इंक्रीज इन लायबिलिटी अगर क्रेडिट होगा, मतलब लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो कहां शो करेंगे सर? क्रेडिट में। हाँ सर ठीक है। लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट, हाँ सर ये भी एकदम सर सही है, ये भी ऑप्शन सही हो गया। सर ऐसा कैसे हो गया? आगे देखें। सर ओनर की कैपिटल बढ़ रही है, सर कैपिटल बढ़ रहा है तो कहां आना चाहिए? क्रेडिट में। सर क्रेडिट में लिखा हुआ है। सर कैपिटल घटेगी तो ठीक इसका उल्टा, सर डेबिट। सर तीनों सही हो गया, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, वही सेम चीज, अपेंडिक पूरा बेटा उस पर आपके डिपेंड कर रहा है। देखो एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर बढ़ा तो वो कहां शो करोगे? डेबिट साइड। ठीक है सर, एकदम ठीक है, गलत नहीं है। और घटा तो क्रेडिट साइड, और अगर घटा तो क्रेडिट साइड, एकदम सही है आंसर, पहला भी सही है। इंक्रीज इन रेवेन्यू मतलब इनकम अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, एकदम ठीक आंसर है। और घटा, और अगर घट रहा है डिक्रीज तो कहां करेंगे? डेबिट, उल्टा सही है। मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट। एज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पढ़ाया था पहले में रिकॉर्डिंग कि आप जो भी चरण में रिकॉर्ड करोगे वो किस में आना चाहिए? वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या? डेट वाइज, है ना, डेट वाइज। as transactions are recorded in chronological order in journal, one cannot get complete information
अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन टाइम बेसिस। मतलब जब हम डे वाइज कर रहे हैं तो हम टाइम बेसिस पर डिटेल इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगा सकते। क्या ये सही है? आप बताइए सही है? भाई जब डेट वाइज कर रहे हैं तब तो पता लग ही जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन ठीक है? नहीं सर, ये ऑप्शन गलत हो गया। हम पता लगा सकते हैं, यहां नॉट नहीं होना चाहिए था। Entries recorded in journal are supported by a note termed as voucher। ठीक है, वो लेकिन वाउचर क्या करता है? वो एक प्रकार से एविडेंस प्रोवाइड करता है। ये एविडेंस है एक तरीके का, ठीक है। बट एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल आर सपोर्टेड बाय अ नोट। जब आप जर्नल एंट्री करते होंगे, सपोज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो आप नीचे लिखोगे नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश। आपने गुड्स को परचेज किया, किसमें? कैश में। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है आपको? तो नरेशन क्या शो करता है आपको? क्या एक सपोर्ट करता है कि जर्नल एंट्री किस चीज को नरेट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगर आप किसी लैंडलॉर्ड को अगर आप दे रहे हो तो मतलब तो मेरे को रेंट से होता है सर, है ना? रेंट वो मेरे तो खर्चा है। हमको लैंडलॉर्ड से मतलब, हमको तो मतलब किससे? रेंट से। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो अगर आप रेंट लैंडलॉर्ड को दो तो बेसिकली लैंडलॉर्ड नहीं होगा, है ना? उसकी जगह हम उस नॉमिनल अकाउंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, याद रखना। तो यहां क्या होगा? रेंट होगा। ठीक, तो अब रेंट होगा डेबिट और क्रेडिट में क्या होगा? कैश। सो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू दी कैश अकाउंट। हाँ सर, ये ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अकाउंटिंग इक्वेशन? बताया था असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, बोले तो कैपिटल, है ना? ठीक, सो कौन सा शो करता है? बिगिनिंग में ही बताया था ये क्या बैलेंस शीट को शो करता है। क्या ऑप्शन में है? यस सर, बैलेंस शीट। ठीक, नेक्स्ट, डेट रिटर्न ऑफ एज बैड, मतलब वो पैसा जो कि हम ये मान चुके थे कि वो डूब गया है। ठीक है, इफ रिकवर, वो पैसा आपको रिसीव हो गया, मिल गया। ठीक है, सो बेसिकली वो कहां शो करोगे आप? तो क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अब रिकवर हो रहा है तो मैंने क्या इनकम, और इनकम इंक्रीज होती है तो पढ़ाया था, इनकम बढ़ती है तो कहां लिखते हैं उसको? सर बढ़ती है तो ये आता है क्रेडिट साइड। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, देखते आगे। डेटर अकाउंट में आएगा? नहीं सर, डेटर अकाउंट में नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट? नहीं सर, डेबिट तो एक्सपेंस आता है, यहां तो आ ही नहीं सकता। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बिल्स पेबल अकाउंट क्या होता है? तो बेसिकली क्या है? क्या ये रियल अकाउंट है? असेट होता है? नहीं। क्या कोई एक्सपेंस होता है? नहीं। ये आपके लिए क्या मानते हैं बेटा? इसको पर्सनल अकाउंट माना जाता है, क्योंकि आप किसी ना किसी पर्सन के बेस पर किसी ना किसी पर्सन को ये रिप्रेजेंट करता है। क्या? बिल्स पेबल अकाउंट मतलब उस पर्सन को ऑन दिस एंड दिस डे यू हैव टू पे दिस एंड दिस अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है हमारे लिए? क्या रेवेन्यू है? नहीं। एक्सपेंस है? नहीं। क्या मेरे लिए? असेट है। नेक्स्ट, अकाउंट रिसीवेबल मतलब वो पैसा जो आपको मिलने वाला है, वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है? नहीं सर, असेट है। हो सकता है रिसीवेबल रेवेन्यू है या असेट है? सर रिसीवेबल ना, मतलब भविष्य में मिलेगा।
तो बस बेसिकली मेरे लिए क्या है, ये असेट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट ऑफ लेजर बुक आर, अगर आप ध्यान से देखो तो नॉमिनल अकाउंट के जितने भी जब आप लेजर बनाते हो तो याद रखना नॉमिनल अकाउंट, देखिए पर्सनल अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, उसके लेजर को बैलेंस करते हैं, फिर जो भी बैलेंस होगा वो आप ट्रायल बैलेंस में भेज देते हो और फिर वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सेंड कर देते हो। और बेसिकली क्या होता है, रियल अकाउंट का भी ऐसा ही होता है, पहले आप लेजर को क्लोज करते हो और फिर उसको ट्रायल बैलेंस से भेजते हो, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेंड करते हो। बट जब नॉमिनल अकाउंट की बारी आती है तो उसको बैलेंस करना जरूरी नहीं होता, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेंड कर सकते हो, बैलेंस नहीं किया जाता। किसको, नॉमिनल अकाउंट को। तो बेसिकली बैलेंस नहीं सर, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता सर, आपने भी बताया नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं किया जाता, नॉट बैलेंस्ड, ठीक लग रहा है, लेकिन नॉट ट्रांसफर नहीं सर, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक, बैलेंस किया जाता है नहीं सर, ये तो गलत हो गया। नॉट बैलेंस्ड, हाँ बैलेंस नहीं किया जाता, उसको कहां सेंड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड फॉर हॉकिंस अकाउंटिंग। बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है वो किसकी किसके लिए, किसको किसको हेल्प करती है सर, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो सप्लायर, वो सबको हेल्प करती है बेसिकली, ठीक है। तो मैनेजर्स को भी एनालिसिस करने में हेल्प करता है, पार्टीज को भी हेल्प करता है, शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाने वाले हैं, तो बेसिकली क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली प्रिपेयर टू एड मैनेजर। अब देखो मैनेजर को जो इंफॉर्मेशन हेल्प कर रही है ना, वो बेसिकली जो अकाउंटिंग में कहते हैं उसको मैनेजरियल अकाउंटिंग कहा जाता है, जिसमें आप रेशियो एनालिसिस बनता है, कैश फ्लो एनालिसिस बनता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट करते हैं, 12th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसमें कौन सा आपका मानेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन नहीं, मैनेज कौन कर रहा है तो उसे बोलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, गैप, ये तो पढ़ा होगा है ना, प्रिंसिपल्स हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो ये तो होगा नहीं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर एस्टैब्लिश्ड, तो बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कौन बनाता है, कौन बनाता है, गैप बनाता है नहीं सर, गैप तो एक गाइडलाइन है ना, वो तो खुद ही एक गाइडलाइन है, तो ये कौन बनाता है, आईसीआई नहीं, ये क्या बनाता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, ये याद रखना, ये कॉस्ट वर्क एंड अकाउंटेंट है, ये भी नहीं बनाता, तो आखिर ये क्या बनाता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, ये बनाता है FASB, कौन बनाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय FASB, ठीक है। अब नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ग्रॉस मार्जिन को बोल लो ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो क्या आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बचपन में पढ़ा होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बेसिकली क्या है, सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, अच्छा, सेल्स माइनस एक्सपेंस, अच्छा, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, डी। An organization has which of the following types of accounting information, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट इंफॉर्मेशन हाँ होती है, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन हाँ होती है, फाइनेंशियल एंड टैक्स अकाउंटिंग हाँ ये भी होती है, सर ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है,
द इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, वो आपके रिसोर्सेस, आपके रिसोर्सेस जो एक तरीके से, जहां से आप क्या करते हो, फर्म को पैसा मिलता है, अगर उसको आप बेचोगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ एन एंटिटी क्या होते हैं, उसके असेट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, उसके असेट होते हैं। नेक्स्ट, द क्लेम ऑफ वेरियस पार्टीज अगेंस्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ऑब्वियसली बात है, जिस पर हर कोई क्लेम करता है बोले तो इक्विटी, है ना। शुरुआत में आपको मैंने इसका मतलब बताया था, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है, ये यही है। इन्वेंटरीज आर क्या होते हैं, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो आप सेल के लिए, मतलब फिनिश गुड्स, इन्वेंटरी 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। एक होते हैं फिनिश्ड, एक होता है सेमी फिनिश्ड, और एक होते हैं क्या, रॉ मटेरियल, है ना। तो ये तो हो गया फिनिश्ड, ये हो गया सेमी फिनिश्ड, इन प्रोसेस सेमी फिनिश्ड, soon to become interruption in the production, मतलब ये हो गया रॉ मटेरियल। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। नेक्स्ट है क्या कोई, एक और क्वेश्चन है, लास्ट आई थिंक। एक्रूड एक्सपेंसेस रिफर्स टू, मतलब वो पैसा जो कि भविष्य में आपको पे करना है, तो अर्न्ड बाय आउटसाइडर्स पार्टी बट नॉट बी पेड बाय एंटिटी, सामने वाले ने हमसे कमा तो लिया है बट हमने अभी तक उसको दिया नहीं है, तभी तो एक्रूड हुआ। हाँ सर, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। No invoice or similar document submitted by the party to whom the money is owed, interest earned by lender but not yet paid by the entity, सर अभी तक उसने इनवॉइस नहीं दिखाया है, मतलब मैंने पे नहीं किया है, ये भी तो एक्रूड एक्सपेंस हुआ। लेंडर जिसको रेंट पे करना था, उसका रेंट बन गया बट मैंने अभी तक पे नहीं किया है, सर ये भी तो हुआ। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ठीक है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये वो क्वेश्चन थे जो इसमें आज तक पूछे गए हैं। अब आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी जाओ और तुरंत लिखो कि आपको पहले बताओ क्लास लगी कैसी, कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप बस जो भी डाउट है, जो भी चीजें आप बताओ, नेक्स्ट क्लास में इसकी रेगुलर क्लासेस होंगी, यूट्यूब पर होंगी, इसका एमसीक्यू कराया जाएगा थ्योरी क्लासेस के साथ। जो भी डाउट है वो प्लीज बताइए, और इसके बेस पर जो 60 क्वेश्चन, पहले 40 थे अब कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन के बेस पर जितना चीज कवर होगा वो टॉपिक वाइज इस चैनल पर बताया जाएगा। बस नीचे एक आपको एक बटन दिया होगा, प्लीज वहां जाइए और सब्सक्राइब का बटन दबा तो सकते ही है ना। सो प्लीज गो एंड कमेंट बॉक्स में जाइए, जो भी है आप उसको लाइक भी कर दीजिए और लिख दीजिए अपना डाउट। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।